पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना, 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है, ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, 0 कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। क्या होता है? MIS स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमारे जो कोर्स है उसका नाम भी नेम MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें हम मैनेज करते हैं अपनी तमाम चीजों को, देखते हैं हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, किस तरह से लेके चल रहा है, इसको कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है। ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ पीपल, प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस एंड डिवाइसेस। इसके अंदर हम किस किस को ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, हम लोगों को, तरीकाकार को, सॉफ्टवेयर को, डेटाबेसेस को, डिवाइसेस को। प्रोवाइड रूटीन इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स एंड डिसीजन मेकर्स। हमें ये रूटीन इंफॉर्मेशन देती है मैनेजर्स को और डिसीजन मेकर्स को कि हम लोग इसके अंदर रहते हुए अपनी इंफॉर्मेशन जो होती है रूटीन की या डेटाबेसेस की, हम डिसीजन मेकर को ले सकते हैं। प्राइमरी फोकस ऑपरेशनल एफिशिएंसी। प्राइमरी जो इसका मेन फोकस होता है वो यही होता है कि हमारी जो ऑपरेशनल इमरजेंसी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सके कि हमारा जो डाटा है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से काम को लेकर चल रहा है, तो हमारा डाटा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा है हमारी एफिशिएंसी को। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है आगे डायग्राम आ जाती है जिसमें ये सेंट्रल डेटाबेस में गया जिसको कॉमन डेटाबेस कहते हैं। इसमें कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, फाइनेंशियल भी आ रहे हैं, अदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कहते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जो हमने अभी डिस्कस किया था, जिसके अंदर डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। इसको कहते हैं ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम। TPS स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। के मैनेज कॉमन डेटाबेस है, उससे मार्केटिंग भी करनी है, मैन्युफैक्चरिंग को भी देखना है, फाइनेंशियल भी देखना है और प्रोसेसिंग भी करवानी है ट्रांजैक्शन की, और अदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी चेक करना है। अब आते हैं DSS भी बेसिकली वही डेफिनेशन आती है जिसको हमने MIS वही बेसिक चीजें हैं कि ऑर्गेनाइज करना है और सारी अपनी चीजों को प्रोवाइड करना है, रूटीन को प्राइमरी फोकस करना है, जो हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है सेम वही थिंग है। उसमें ना हमारे पास जो मेन डिफरेंस आया वो ये है कि इसका प्राइमरी फोकस था ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे, इसका फोकस है डिसीजन मेकिंग पे, और ये सपोर्ट किसको करता है, प्रॉब्लम स्पेसिफिक डिसीजन को, और ये प्रोवाइड करते हैं रूटीन को। इस तरह के काम आते हैं। अब आता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमारे पास क्या काम करता है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में DBMS और MMS आ जाती हैं। इसके DBMS के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस को बनाते हैं, और MMS के अंदर मॉडल बेस करते हैं जिसमें एक्सटर्नल डेटाबेस आ जाती हैं। डेटाबेस की मैनेजमेंट हो रही है, एक्सेस हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे लेते हुए, उसके अंदर वर्किंग को लेके जा रहे हैं, कोऑपरेट करवा रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरनल जितने लेवल से हम सबको देखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं डेटाबेसिस के, जो कि हमारे डाटा के लिए नेसेसरी होते हैं किसी भी जगह पे डिसीजन लेने के लिए। इसके बगैर हम डिसीजन नहीं ले सकते, यानी कि एक ऐसा बंदा जो कि मौजूद हो जो कि हमारी हेल्प आउट करे चीजों को डिसीजन लेने में, फिर ही हम एक डेटाबेस में कर सकते हैं। जब हमने मॉडल बनाना है तो हमारे लिए एक डेटाबेस तैयार होना चाहिए, जिसको देखते हुए हम लोग मॉडल कंसीडर इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड रिव्यू। अच्छा, जितना भी हमने पढ़ा ना, सिस्टम का डिजाइन क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, मेंटेनेंस क्या होती है। डिजाइन तो वही है जो हम सोचते हैं कि हम कैसे वर्क कर रहे हैं, चीजों को कैसे लेके चल रहे हैं, किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बताते हैं कि ये इसका डिजाइन है। अब हम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर अगर बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाती हैं वो चीजें जो हम क्रिएट करते हैं, ये एक्विजिशन देखते हैं अपनी वेरियस सिस्टम्स की, तमाम कंपोनेंट्स की, जिसके अंदर हम वन बाई वन करके स्टेप्स को, चीजों को देखा, फिर मेंटेनेंस देखते हुए हम उनका चेक करते हैं सिस्टम को,
और मॉडिफाई करते हैं कि हमारा जो डाटा है वो किस तरह से चेंज हो सकता है। लेट्स स्टार्ट इट्स डेफिनेशन। सिस्टम डिजाइन, हाउ द न्यू सिस्टम विल वर्क टू मीट द बिजनेस नीड्स डिफाइंड ड्यूरिंग सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, हमें बताता है कि हमने अपने सिस्टम के साथ कैसे वर्क करना है, किस तरह से उसकी बिजनेस नीड को देखते हुए हम लोग वर्क कर रहे हैं, अपने सिस्टम्स को कैसे लेके जाते हैं। अब आते हैं सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन पे। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में क्या आते हैं, क्रिएटिंग और रिक्वायरिंग द वेरियस सिस्टम डिफाइंड in the design step, assembling them, putting the new system into operation। यानी कि आपने क्रिएट करना है उस सिस्टम को जिसमें आप उसके कंपोनेंट्स नए सिस्टम में इकट्ठा करेंगे, फिर इनका ऑपरेशन लेंगे। सिस्टम मेंटेनेंस एंड रिव्यू, चेक एंड मॉडिफाई द सिस्टम सो दैट इट कंटिन्यूज टू मीट चेंजिंग बिजनेस नीड्स। क्या आपकी बिजनेस नीड्स क्या होती हैं, किस हवाले से आप उसको वर्क कर रहे हैं और उसके हमारे से देख रहे हैं कि आपने एक हर चीज को चेक कर लिया, मेंटेन कर लिया, फिर उसके बाद आप उसका रिव्यू लेंगे, क्या ये सिस्टम सही वर्क कर रहा है, चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। सिस्टम को देखते हैं, उसका बिजनेस नीड्स को देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं कि हम एक्वायर क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हमें क्रिएट क्या करना है, एक्वायर क्या करना है, कौन से कंपोनेंट के ऊपर वर्क करना है। मेंटेनेंस में हम देखेंगे मॉडिफाई क्या करना है, कंटिन्यू कैसे करना है, हम अपनी जरूरत की चीजों तक कैसे पहुंच रहे हैं, इसमें हम इन चीजों को देखते हैं। बेसिक डेफिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग को लेके वो हमारे जहन में कुछ क्वेश्चन उठते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। सम बेसिक डेफिनेशन। डिसीजन मेकिंग क्या, प्रोसेस ऑफ चूजिंग अमंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस फॉर द पर्पस ऑफ अटेनिंग अ गोल आर गोल्स। के मतलब ऐसा एक्शन जिसको हम लोग चूज करते हैं जो कि हमने अपने गोल या गोल्स को अचीव करने के लिए चूज करते हैं, हम लोग उसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं। मतलब वो हम लोग नजरियात या वो फैसले जो हम लोग करते हैं अपने डिसीजन उनको चूज करने के लिए, उसको हम लोग डिसीजन मेकिंग में लेके जाते हैं। व्हाट शुड बी डन, हमें क्या करना चाहिए, व्हेन कब करना है, हाउ कैसे करना है, वेयर कहाँ करना है, बाई होम किसके लिए। ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कहाँ जगह लोकेशन आ जाती है, बाई होम, और किसके लिए करना चाहिए। 1 2 3 4 5 ये मेन 5 क्वेश्चन हैं जो हमारे जेन में आते हैं और इन्हीं के ऊपर लेके हमें करते हैं व्हाट, व्हेन, हाउ, डब्ल्यू, वाई। यानी कि इसे डब्ल्यू एस फैमिली के नाम से हम लोग कहते हैं। यही हमारे माइंड में घूम रहे होते हैं क्वेश्चन, इन्हीं के हवाले से हम लोग हम कहते हैं कि हमारा जितना भी डिसीजन मेकिंग है, जितना भी डेटाबेस का सिस्टम है, वो इसके ऊपर वर्क कर रहा होता है कि हम लोग किस तरह से इस सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, किस तरह से एक्सप्लेन कर। टाइप्स ऑफ डिसीजन, हम डिसीजन में देखेंगे कि टाइप्स कौन कौन सी आती हैं डिसीजन में। स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड, लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस आर रिपीटिव एंड रूटीन, strictly determined, and they involve a definite procedure for handling them so that they do not have be treated each time as if they were new। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उन्होंने पहले से ही डिसीजन लेके रखा होता है, डिजाइन किया हुआ होता है, वर्किंग लेकर रखी होती है कि ये काम जो है वो स्ट्रक्चरली होगा और इसको हैंडल किया जाएगा हर टाइम में। और इसको नया जैसे हम लोग एक नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं, नई चीज बना रहे हैं, उसके ऊपर रहते हुए हम इस सिस्टम को वर्क करेंगे, चीजों को देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा काम क्या है, हमने स्ट्रिक्टली उसी मैनर के अंदर रहते हुए सिस्टम के अंदर काम करना है, चीजों को चेंज नहीं करना। जो भी काम करना है एक 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करते हुए करना है। लाइक अगर हम पेपर की प्लानिंग करते हैं कि हमने पेपर हेल्ड करना है बच्चों का, तो उसके लिए बाकायदा हमें डेट दी जाती है, फिर उस डेट के ऊपर हम एक डेट शीट बिल्ड करते हैं, फिर हम टीचर्स को देते हैं वो डेट वगैरह, उस पर पेपर्स बनाए जाते हैं, बच्चों का डिसीजन लिया जाता है कि यानी कि बच्चों को उस डेट पे दिया जाता है कि हाँ जी आपने इस टाइम पर मौजूद होना है, ये आपको रूम नंबर होगा, ये आपकी सीट नंबर होगी, इस सीट पे आप लोग बैठ के पेपर अटेम्प्ट करेंगे या इस रूम में आप लोग पेपर अटेम्प्ट करेंगे। इस तरह का पूरा एक स्ट्रक्चर आता है। अनस्ट्रक्चर्ड वो सिचुएशन होती है जो अचानक से आ जाए, जिसको हमने प्लान में नहीं हमारे शामिल थी, कुछ ऐसा आ गया। लाइक हमारे प्लान में शामिल नहीं था डे शिफ्ट में कि हमें कोई छुट्टी रहेगी, तो सडनली कुछ ऐसा हो जाती है जिसकी वजह से हमें छुट्टी आ जाती है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको स्ट्रक्चर में हम उस चीज को पेपर को लोग जो होगा वो अगर थर्ड पेपर था उसको लास्ट पे ले जाएंगे, एंड वाला जो पेपर होगा एंड वाले पेपर को सेकंड लास्ट में आ दिया जाएगा, फिर उसको लास्ट पे ले जाया जाएगा। अच्छा अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस आर दोज इन विच द डिसीजन मेकर must provide judgment, valuation, and insight to solve the problem probabilistic underdetermined. Each of these decisions is novel, important, and non-routine. There is no well understood or agreed, no procedure for making them। कोई प्रोसीजर नहीं होगा जो इसको मेक करता होगा या इन चीजों को अंडरस्टैंड करता होगा, उनके ऊपर वर्क करता होगा, चीजों को लेके जाता होगा। इसके मुताबिक कोई भी ऐसा डिसीजन हमारे पास नहीं होगा जो इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए इनके ऊपर ले जाते हुए वर्क करेगा। अब सेमी स्ट्रक्चर्ड का क्या होगा, वेयर ओनली पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम
हैज ए क्लियर कट आंसर प्रोवाइडेड बाय एन एक्सेप्टेबल प्रोसीजर, जहाँ पे हमने प्रोसीजर को एक्सेप्ट करना है, उसके मुताबिक वर्क करना है, काम को लेके चलना है। यानी इसमें ना पहले इसने कह दिया मैनी डिसीजंस हैव एलिमेंट्स ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ डिसीजंस आर सेमी सब्ट्रैक्टेड, यानी कि दोनों टाइप्स की जो चीजें इन्वॉल्व होंगी ना, सब्ट्रैक्टेड और अनसब्ट्रैक्टेड, उसको हम सेमी सब्ट्रैक्टेड में रहते हैं। वेयर ओनली द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हैज अ clear cut provided by an acceptable procedure. In general, structured decisions are most prevalent at lower organization level, whereas unstructured problems are most common at higher level. कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं वो हायर लेवल पे जो होंगी, हमें ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है जो कि हमारे जो प्रॉब्लम होगी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, कि उस चीज को देख नहीं पाता कि ये काम जो है हमारे लिए मसला क्रिएट कर सकता है। ये ऐसी सिचुएशन में हम दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड, कि जो चीजें हमारे पास आ रही हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, प्लान्ड भी चीज हो सकती है, और अनस्ट्रक्चर्ड ऐसी चीज जो कि अनप्लान्ड में भी आ सकती है, और उसको हमें देखते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन को लेवल को देखते हुए हमें उसके मुताबिक वर्क करना होगा। कि मोस्ट कॉमन एट हाई लेवल फर्म, कि आपकी हाई लेवल पे डाटा कैसे जा रहा है, चीजों को कैसे अंडरस्टैंड किया जा रहा है, चीजों को एक्सप्लेन कैसे करें, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ की डिसीजन मेकिंग ग्रुप्स इन अ फर्म। कौन कौन से होंगे डिसीजन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी और एग्जांपल्स ऑफ डिसीजन आ जाती हैं। अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड में आते हैं सीनियर मैनेजमेंट, वो क्या करते हैं, डिसाइड एक्सचेंज और एग्जिट फ्रॉम मार्केट्स, अप्रूव कैपिटल बजट्स, डिसाइड लॉन्ग टर्म गोल्स। यानी कि वो क्या करते हैं, एंट्रेंस लेते हैं किसी भी एग्जिट करने के लिए मार्केट से, फिर उसके बाद कैपिटल बजट जितना भी होता है वो इसको एग्जैक्ट करते हैं कि हमारा जो बजट है वो क्या जा रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से हम लोग उसके ऊपर लॉन्ग टर्म गोल्स हासिल कर रहे हैं, क्या हम लोग लेके चल रहे हैं। मिडिल मैनेजमेंट क्या होती है, वो मैनेजमेंट जो चीज को लेते हुए वर्क करती है, उसको हम सेमी स्ट्रक्चर में जाते हैं, यानी कि दोनों का काम आ जाता है, इसलिए इसको मिडिल का नाम दिया गया। डिजाइन मार्केटिंग प्लान, डेवलप डिपार्टमेंटल बजट, डिजाइन अ न्यू कॉर्पोरेट, डिजाइन कॉर्पोरेटर आ जाती है वेबसाइट के, आपने एक वेबसाइट को कॉर्पोरेट कैसे करना है, उसके अंदर लेते हुए कैसे चीजों को वर्क करना है, अंडरस्टैंड कैसे करना है, उसके ऊपर आपने एक प्लान कैसे बनाना है, उसका डेवलपमेंट लेवल क्या होगा, डिपार्टमेंटल लेवल में आप बजट किस तरह से देखेंगे, काम को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, काम को क्या बताएंगे, आपका काम कैसे जा रहा है। स्ट्रक्चर में क्या आता है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज एंड टीम्स, कि हमारी जो एम्प्लॉयज हैं या टीम्स हैं उनके ऊपर कैसे हम इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं, हम उनके ऊपर टीम कौन सी बना रहे हैं, अपने डिटरमाइन ओवर टाइम क्या करें, एलिजिबिलिटी क्या है, रॉक स्टार इन्वेंट्री क्या है, ऑफर क्रेडिट टू कंज्यूमर, डिटरमाइन स्पेशल ऑफर्स टू कंज्यूमर, कि हम ओवर टाइम एलिजिबिलिटी लगाते हैं अपनी के टाइम ज्यादा से ज्यादा देते हैं, फिर उसके बाद इन्वेंट्री स्टॉक को देखते हैं, फिर ऑफर करते हैं क्रेडिट अपने कस्टमर्स को डिटरमाइन करते हैं, स्पेशल ऑफर्स किसको, कस्टमर्स को हम अपने स्पेशल ऑफर्स डिटरमाइन करते हैं कि हमारा कस्टमर किस तरह से लेके वर्क कर रहा है, किस तरह चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा है। नेक्स्ट हम इनकी स्टेजेस पे आ जाते हैं। स्टेजेस हमारे पास होते हैं, लेवल्स आ जाते हैं कि इनमें कौन कौन से लेवल्स आ सकते हैं। नंबर 1 पे आता है स्टेजेस इन डिसीजन मेकिंग में, नंबर 1 पे इंटेलिजेंस, नंबर 2 पे डिसीजन, नंबर 3 पे चॉइस, नंबर 4 पे इम्प्लीमेंटेशन, और ये उसी के ऊपर हमारे पास जो वर्किंग आती है। हम इसमें अब देखते हैं इंटेलिजेंस क्या होती है। इंटेलिजेंस होता है सोचने का लेवल, कि हम सोचते कैसे हैं। डिसीजन में हम डिजाइन में हम लोग डिजाइन को देखते हैं। चॉइस में हम लोग देखते हैं कंसिस्ट ऑफ चूजिंग अमंग सोल्यूशन अल्टरनेटिव, कि हमारा सोल्यूशन कैसे काम चल रहा है। फिर इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग देखते हैं कि हम लोग इम्प्लीमेंट चीज को कैसे करें, किस तरह से उसके ऊपर वर्किंग को लेके चल रहे हैं। इंटेलिजेंस में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ डिस्कवरिंग, आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द problems occurring in the organization, why a problem exists, where and what effects it is having on the firm, कि क्या इसके इफेक्ट्स होंगे। इंटेलिजेंस में हमने उसको डिस्कवर करना है, फिर आइडेंटिफाई करना है, फिर उस प्रॉब्लम को अंडरलाइन करना है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में अकर हो सकते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना है कि क्या प्रॉब्लम अकर हुई है, किस ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रॉब्लम पे हमने फोकस किया, और प्रॉब्लम आई कहाँ से और क्यों आई है, वेयर एंड व्हाट इफेक्ट्स, क्या उसके ऊपर असर अंदाज हुआ, क्यों वो इफेक्ट्स आए हैं, और उसको हमने हैविंग ऑन द फर्म, हमने उस फर्म के अंदर रहते हुए उनके इफेक्ट्स को देखना है, अंडरस्टैंडेबल चीज के अंदर लाना है कि इसके अंदर जो आए हैं, फिर हमने उसको अंडरस्टैंड करके उस चीज को समझना और उसको दूर करना है, इसीलिए इसको इंटेलिजेंस का नाम दिया गया। डिजाइन में हम लोग करते हैं इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लोरिंग वेरियस सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, हम आइडेंटिफाई करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं जितने भी डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशंस है किसी भी प्रॉब्लम की। चॉइस के करते हैं, अच्छा इसमें हमने ना डिजाइन में उसका एक लेवल तैयार करना होता है कि हमें एग्जिट
प्लानिंग करके चीज आ रही है, वो नजर क्या आ रही है, उसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, चीजें बन कैसे रही है, काम को कैसे लेके चल रही है। अब चॉइसेस में आ जाते हैं। कंसिस्ट चॉइस क्या होगी, किसकी कंसिस्ट ऑफ चूजिंग अमंग सॉल्यूशंस अल्टरनेटिव। हम इनकी चॉइसेस को चूज करेंगे कि हमारे सॉल्यूशंस के दरमियान क्या इनका अल्टरनेट सॉल्यूशन बनेगा, या क्या इस तरह से चीजों को लेके चल रहा है, किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, वो क्या चलेगा। अब आते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे। इम्प्लीमेंटेशन में आता है इन्वॉल्व मेकिंग द चूजन अल्टरनेटिव वर्क एंड कंटिन्यू टू मॉनिटर एंड हाउ वेल द सोल्यूशन इज वर्किंग। इम्प्लीमेंटेशन में हम ये देखेंगे हमने क्या चीज चूज की है, किस तरह से उस अल्टरनेट को रखते हुए हमने उसके ऊपर वर्क किया, किस तरह से उस चीजों को मॉनिटर किया, उनका सोल्यूशन क्या है और वो किस तरह से वर्क कर रही है, सब कुछ देखेंगे। इंटेलिजेंस, डिसीजन, चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन। इंटेलिजेंस में उसका लेवल चेक करेंगे, किस तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है उनको कैसे देखना है और या उसको सॉल्व कैसे करना है। डिजाइन में हम लोग उसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। चॉइस में देखेंगे अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसको अल्टरनेट हमने कोई चीज रखी हुई है। फिर इम्प्लीमेंटेशन में हम देखेंगे कि इसका लेवल जो है वो इम्प्लीमेंट होने के बाद हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन हम किस तरह से वर्क करवा रहे हैं। अब आते हैं इसकी डायग्राम के ऊपर। इसमें हमारे पास फिगर में ना ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसी के ऊपर बनाएंगे। इंटेलिजेंस, डिजाइन, चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन। इंटेलिजेंस के ऊपर है प्रॉब्लम डिस्कवरी। यही मैंने आपसे कहा था कि हमें यही देखना है कि हमारा प्रॉब्लम है क्या, उसके एरर्स क्या क्या आ सकते हैं। डिजाइन में हमने सोल्यूशन देखना, सोल्यूशन डिस्कवरी, व्हाट आर द पॉसिबल सोल्यूशन, कि हमने जो चीज बनाई है या कोई हमने प्रोजेक्ट बनाया है उसके पॉसिबल सोल्यूशंस क्या से क्या बन सकते हैं, किन सोल्यूशंस के अंदर रहते हुए हम वर्क कर सकते हैं, या ये कह लिया जाए कि किन हमें रास्ते हमें कौन कौन से मिल सकते हैं या अल्टरनेट हमारे पास सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। अच्छा, अब चॉइसेस क्या है। जब हम लोग एक काम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एक ड्रेस भी खरीदने जाते हैं तो हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। हम शॉप पर घूमते हैं, अब हमारी मर्जी होती है हम इतनी सारी शॉप्स में से देख के किस शॉप में से चूज करते हैं। मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल होती हैं, उन शॉप्स में से जाके हम लोग चूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी बेस्ट चॉइसेस को लेते हैं। अब इसमें भी वो यही कह रहा है कि चूजिंग सोल्यूशन क्या करना है, व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन कौन सा होगा। सोल्यूशन टेस्टिंग, आपने सोल्यूशन टेस्टिंग क्या करनी है, आपका टेस्टिंग किस तरह से करेगा। इम्प्लीमेंटेशन में इज द सोल्यूशन वर्किंग, क्या आपका सोल्यूशन वर्क कर रहा है, कैन वी मेक इट वर्क बेटर, क्या हम उससे बेहतर सोल्यूशन बना सकते हैं, उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। हमने सोल्यूशन टेस्टिंग के अंदर दो चीजों को देखना है, क्या हमारा जो काम किया हुआ डिजाइन है या जो हमारी एप्लीकेशन वर्क की हुई है क्या उसके ऊपर वर्क हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 पे हम देखेंगे कि उसका जो डिजाइन है वो बेहतर वर्क कर रहा है, यानी उसके सब पार्ट अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, ये हम टेस्टिंग में देखते हैं, यानी कि हमारे पास आ जाती है। पहले हमने देखा प्रॉब्लम क्या है, सेकंड पे हमने देखा हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कैसे होगा, फिर हमने उसके देखे कि इसके अल्टरनेट कौन कौन से वेज हो सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में हमने देखा कि क्या हमारा सिस्टम सही वर्क कर रहा है और कैन वी मेक इट बेटर, क्या हम इसका काम और से और अच्छा कर सकते हैं। या देखें ना, अगर एक जूस है तो उसके अंदर और टेस्ट बेटर करने के लिए या अपने कंपटीटर्स के साथ मुकाबला करने के लिए हम कोई ऐसी चीज अवेलेबल कर सकते हैं मार्केट में जिससे हमारे जो है कंपटीटर्स जो है हमसे आगे ना बढ़ सकें या हम उनके साथ मुकाबला करते हुए अपनी चीजों को देख सकें। ये सारी चीजें जो होती हैं हमने देखनी होती हैं इम्प्लीमेंटेशन में, कि हम इसका जो है वो काम को आगे से आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते। ओवरव्यू ले चुके हुए हैं, अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। सपोर्ट सिस्टम, व्हाट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसके बारे में डेफिनेशन टर्बनी एंड आर सिक्योर के बारे में हमारे पास यहाँ पे आती है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कपल द इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल्स विद द कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजंस। अच्छा, यहाँ पे टेक्चुअल और इंटेक्चुअल दो किस्म की होती हैं। टेक्चुअल वो वाली होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, इंटेक्चुअल में जिसको हम टच नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास हमारी क्वालिटी आ जाती है या हमारी गुडविल आ जाती है, ऐसी चीजें जिनके बारे में हम अपनी जो भी हमारी साख बनी हुई होती है उसकी चीजों को इंटरेस्ट लेके हम उन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, उनको देखते हैं, समझते हैं, उन चीजों के बारे में डिसीजन मेकिंग करते हैं। इट इज ए कंप्यूटर बेस्ड सपोर्ट सिस्टम फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकर्स हु डील विद सेमी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। अच्छा, यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट फोकस है वो ये है कि सेमी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स के सेमी स्ट्रक्चरल वो वाली प्रॉब्लम जिसके अंदर सेमी यानी कि हाफ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को अंदर देखते हुए किया जाता है। ये हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड सपोर्ट सिस्टम है जिसके अंदर के देखते हुए मैनेजमेंट के हम डिसीजन लेते हैं, जो कि डील किया जाता है सेमी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, यानी कि वो प्रॉब्लम्स में स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर वो जिसके अंदर प्लानिंग की जाती है और अनस्ट्रक्चर जिसके अंदर कोई प्लानिंग नहीं की जाती, वो डाटा इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। इट इज ए कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट कंबाइंस मॉडल्स and data in an attempt to solve semi-structured problems with exact
विद एग्जेक्टिव के बाद हमारे पास आ जाते हैं, अच्छा जी, विद एक्सटेंसिव यूजर इन्वॉल्वमेंट। हमारे पास जितने भी यूजर इन्वॉल्वमेंट की एक्सटेंसिव हो जाती है, उसके अंदर ये देखते हुए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम को कंबाइन करते हैं मॉडल्स को और डाटा को, यानी कि दोनों मॉडल्स और डाटा दोनों चीजों को कंबाइन किया जाता है। फिर उनके ऊपर अटेम्प्ट करते हुए इस चीज को सॉल्व किया जाता है। जितने भी सेमी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि दो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर, जिनके ऊपर प्रिपेयर्ड और अनप्लान्ड, प्रिपेयर्ड कह लें या अनप्रिपेयर्ड कह लें, प्लान्ड या अनप्लान्ड कह लें, ऐसे प्रॉब्लम्स को देखते हुए यूजर की इन्वॉल्वमेंट को देखा जाता है कि यूजर ऐसी सिचुएशन में कैसे डील करता है। कुछ डाटा उसके पास हमारे पास प्लान में आ गया और कुछ अनप्लान में आ गया, उसको देखते हुए वो कैसे इन चीजों को बिहेव करते हुए अपने डाटा को अंडरस्टैंड करता है, चीजों को आगे लेके जाता है, फिर उस चीज को एक्सप्लेन करता है कि हाँ हमने ये काम जो है ऐसे करना है, इसका डिसीजन देखना है कैसे लेना है। अब आ जाते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पे। बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डिस्क्राइब इट एज information system based upon computer and communication infrastructure supporting the activities of people involved in the decision making process। हमारे पास बेसिक डेफिनेशन जितनी भी आती है हमारे पास पोर्ट सिस्टम की, वो डिस्क्राइब करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो बेस्ड करती है कंप्यूटर पे और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के। पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक देखें, हम मोबाइल है, मोबाइल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, हम जो आपके मोबाइल के साथ हमारा कम्युनिकेट वे बना रहा है वो हमारी सिम होती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं। और वो सपोर्ट करता है उन एक्टिविटीज को जिसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, उस डिसीजन लेने के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। द सपोर्ट इज अंडरस्टूड as the help provided to the decision maker in the arriving at decision, not taking a decision instead of him or replacing him in the decision making process। अच्छा, वो सपोर्ट जो कि हमें अंडरस्टूड करवाती है, ये हमारी हेल्प प्रोवाइड करती है डिसीजन मेकर को कि हमें अराइव करे डिसीजन तक पहुंचने में, और नॉट टेकिंग अ डिसीजन इंस्टेड ऑफ हिम, कि हम इसकी बजाय कि ये डिसीजन ले या उसको रिप्लेस कर सके। मतलब हमारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, उसके अंदर ना फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम कौन सा डिसीजन ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं, उस चीज को बयान कैसे कर रहे हैं, उसका बता क्या रहे हैं, चीजों को हम लोग लेकर कैसे चल रहे हैं, इसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इस चीज को हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लेके चलते हैं और फिर उसके बाद बताते हैं कि हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ हिम, या फिर हम पूरी तरह से उसके अंदर कोई चेंजिंग भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं एक चीज का डिफरेंस इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। The main difference in relation to the management information system is in the fact that thanks to DSS classes आ जाती हैं decision support system, इसे कहते हैं DSS को, system to decision maker has its disposal tool for developing a decision apart from institute knowledge skills and information। अच्छा जी, यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है रिलेशन मैन का मैनेजमेंट में टू द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में, वो ये है कि आपका फैक्ट जितना भी है वो आपका किसका शुक्र अदा करना चाहिए उसे, यानी कि वो थैंक्स कहना चाहिए कि ये जो चीज है ये बहुत बेनिफिशियल मेरे लिए साबित हुई है, किसको, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को, कि इस सिस्टम ने मेरी हेल्प की है कि मैं किसी भी सिस्टम के अंदर डिसीजन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, कि उसके अंदर अपने आप को डिसीजन मेकर कौन करता है, थैंक्स डिसीजन मेकर्स करते हैं डीएसएस क्लासेस का। इनकी बदौलत उन्हें पता लगा है किस टाइम पे डिसीजन लेना है, किस टाइम पे ड्रॉप आउट करना है, कौन सी चीज को हमने एक्सप्लेन करना है और कितनी क्वांटिटी या क्वालिटी किसी चीज की लेनी है। और ये डिस्पोजल करते हैं टूल्स को जो कि डेवलप करते हैं डिसीजन में अपार्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट नॉलेज एंड स्किल्स एंड इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के बारे में जितनी भी नॉलेज है, जिनकी स्किल्स है या कोई भी उनके पास टूल है, स्किल्स है, कोई इन्फॉर्मेशन है, वो उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे लेकर चलते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब हम जब इसको देखते हैं, द टूल्स यूजुअली टेक द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामर। अब हम इस फोर्थ पॉइंट को पा रहे हैं, प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर पैकेजेस कंसिस्टिंग ऑफ मैथमेटिकल, statistical and economic models are their combinations focusing on their issues related to corporate management। It means that apart from the deterministic conditions in which decisions were taken on the basis of verified data are their combination from the database आ जाती हैं। इनमें टूल्स कौन कौन से होते हैं, अभी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि वो टूल्स जो कि प्रोग्रामर्स की हेल्प करते हैं, इनके सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं जिनके बारे में, लाइक पैकेजेस, अगर हम मोबाइल के पैकेज की बात करें, हम एक सिम है, जेल है, टेलीनॉर है, कोई भी सिम है, उस पर पैकेज लेते हैं तो हमें उसमें क्या मिलता है, व्हाट्सएप मिनट्स मिल जाते हैं या फिर हमें वैसे जीबी मिनट्स मिल जाते हैं।
जिनमें हम लोग उसको काउंट करते हैं, हमें ऑल नेटवर्क के मिनट्स मिलते हैं, ये सेम टू सेम इनमें एसएमएस पैकेजेस मिल जाते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, इसमें मैथमेटिकल भी, स्टेटिस्टिकल और इकोनॉमिकल जितने भी मॉडल्स है ना, उन सबको देखा जाता है। वो कहते हैं इन सबका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जिसका फोकस क्या होता है, रिलेट करना कॉर्पोरेट मैनेजमेंट पे। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट कौन सी मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट जो कि इन चीजों को बनाने में, डिसीजन लेने में हमारी हेल्प आउट करती है। इट मीन्स डेट अपार्ट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिव कंडीशन इन विच द डिसीजन वर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ वेरीफाइड डाटा, जिसकी बेस पे देखते हुए कंडीशन ली जाती है और वेरी किया जाता है डाटा को, डाटा इज करेक्ट, इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, आर देयर कम्बिनेशन फ्रॉम द डाटाबेस, के इनका जो कम्बिनेशन है वो डाटाबेस से करेक्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। द मैनेजर्स यू कैन यूज द सिस्टम टू मेक डिसीजन इन probabilistic situations with incomplete, random, sometimes partly, अच्छा, इनॉर्मस आर कन्फ्लिक्टिंग डाटा। अब मैनेजर्स के ऊपर एक पॉइंट आ जाता है कि मैनेजर जो होता है ना, वो इस डिसीजन को लेने में ना, हम उनकी सिचुएशन जो होती है ना इनकम्प्लीट होती है, तो वो कोई भी उनके पास ऐसे रैंडम आ गई, पार्शली आ गया, कुछ पार्ट मौजूद है कुछ नहीं मौजूद, तो वो इस तरह की सिचुएशन को लेने से पहले ना हर तरह के हर पॉइंट को कंसिडर करें जो हमने सारे पॉइंट्स ऊपर डिस्क्राइब किए, फिर उसके बाद वो उस डेटा को देखते हुए उसके ऊपर डिसीजन सपोर्ट करें कि ये काम हमने करना है कि नहीं करना। अच्छा, बेसिकली जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, वो उसका काम ही होता है किस तरह से चीजों को मैनेज करना है इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखते हुए। अब हम जब इंफॉर्मेशन सिस्टम को देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो जब कोई भी सिस्टम होगा, कोई भी डिपार्टमेंट होगा, उसमें डिसीजन लाजमी होता है। डिसीजन के बगैर हम कोई काम नहीं चला सकते, कि एक टीम है उसने किस तरह से काम करना है, उसको कैसे लेकर चलना है, सारी चीजों को हमने एक्सप्लेन लाजमी करना होता है। ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का हमारे पास काम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास इसके कंपोनेंट्स हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के न्यू कंपोनेंट्स, वो कौन कौन से हैं, इनको डिस्क्राइब करते हैं। सपोर्ट सिस्टम में न्यू कंपोनेंट्स कौन कौन से आते हैं, मॉडल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ मॉडल डेटाबेस, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, प्रोड्यूसर बेस्ड, सॉल्वर, डेटाबेस एंड मॉडल पैरामीटर्स। ये बेसिकली 4 आते हैं। इसमें से मॉडल बेस में क्या होता है, मॉडल बेस में हमारे पास ये चीजें आती हैं कि हमें मॉडल को देखते हुए उसके ऊपर वर्किंग करनी है, कि मॉडल कैसा बनाया गया है, उसको हमने कॉपी करना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखना है। उसके बाद हमारे पास आती है कंटेनिंग रूटीन, स्टैंडर्ड्स एंड स्पेशलाइज्ड मॉडल्स यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन एन इंटरप्राइज। हमारी डिसीजन मेकिंग में कौन कौन से, हमें इंटरप्राइज मतलब वो रिसोर्सेज एंड प्लानिंग जो आ जाती है ईआरपी के अंदर देखते हुए हमने लेनी है, कि हमारे क्या हमारे पास स्पेशलाइज्ड मॉडल्स मौजूद हैं, उनके स्टैंडर्ड्स को देखते हुए हम काम करेंगे। अगर हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो क्या कहता है, फ्रॉम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अपीयर मॉडल्स 2 बेस करते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिपेंडेंसी, सिमुलेशन, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल। अच्छा, सिमुलेशन में वो चीज आ जाती है कि हमारे पास वो मॉडल है जो कि हमारे डाटा को लेके जा रहा है, बिल्कुल क्लियरली वैसा मॉडल तैयार हो जाता है जिसको हमें लगता है ओरिजिनली रियल कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। लाइक देखें, अगर कोई एरोप्लेन उड़ा रहा है, जो चलाना सीखते हैं पायलट हैं, तो क्या वो डायरेक्टली एरोप्लेन तो नहीं चलाना सीख लेते ना, उन्हें हवा में तो नहीं छोड़ दिया जाता, उनके लिए वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जो उसको देखते हुए उसके ऊपर वर्क करते हैं। फिर वो कहते हैं कि हाँ, अगर उनके ऊपर उनको चोट ना लगे या इस तरह ना हो, अगर ऐसा किसी को दे दिया जाएगा तो वो आके तो ले जाए। अगर वो उड़ाना चाहे बोले तो वो उड़ा ही नहीं सकेगा, अगर वो उड़ा भी ले तो वो या तो अपना भी नुकसान करेगा और साथ में दूसरा भी करेगा, वो तो बहुत ज्यादा डेंजरस चीज हो जाती है। इसी तरह अगर किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती तो डायरेक्ट उसको ये तो नहीं कह दिया जाएगा ना कि तुम पूरे ट्रैफिक में लेके चले जाओ और इसको गाड़ी को जाके इसको रन करवाओ, इसके यहाँ पे ड्राइविंग करना शुरू कर दो इसके बारे में। अच्छा, जब हम ऑर्गेनाइज, अब ये तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की चीजें में, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है, सारी चीजें मैनेजमेंट में आ जाती है। फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू मॉडल्स आर ऑफन डिवाइडेड इनटू इनबिल्ट, अच्छा बिल्ट में आ जाती है, imposed on user are and conducted by the user from the complete component subsystem procedure, there is rules limited only by non-manual of the tool supporting this process। इसके बारे में हमारा सपोर्टिंग प्रोसेस कितना चल रहा है, किस तरह से हम इसको लिमिट में रह के चला रहे हैं, हमारा प्रोसीजर क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, किस तरह से हम लोग इसको वर्क करवा रहे हैं, किस तरह से लेके चल रहे हैं, ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑर्गेनाइजेशन में हमें रूल्स, रेगुलेशन, टूल्स, इन सब चीजों को देखना होता है, इनके बिल्ट इन फंक्शंस को देखते हुए काम चलाना होता है। मैनेजमेंट सिस्टम एंड मॉडल ऑफ मॉडल डेटाबेस। मैनेजमेंट सिस्टम में मॉडल डेटाबेस में क्या आता है, द सॉफ्टवेयर कंटेनिंग ऑल टूल्स विच आर नेसेसरी टू हैंडल एंड मैनिपुलेट रेडी मॉडल्स, मेंटेन द मॉडल्स बेस एंड their modified variant, create new models from elements and construct them according to new principles, integrate the models into one entity and combine new models with already existing ones, mechanism coordinate with the demand for processing
in process models with the database systems, parameters, and external data to coordinate and integrate with the devices, further expanding the possibilities of using the model-based communication with the model base is performed by means of an interactive language of the model base specifying, acquiring, and request of the end user. The models are maintained in appropriate directive. हाँ जी, यानी कि डेटाबेस का तो बेसिक मीनिंग ये रिकॉर्ड रखना, इसमें वो ये कह रहा है कि जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हुए काम करते हैं, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग वंस यानी कि पहले से जो चीजें मौजूद होती हैं उसको देखते हुए उसके ऊपर नया मॉडल हम बिल्ड करते हैं। ये नहीं करते कि पहले से बना लेंगे। अब हमें एक गिलास बनाना है, एक गिलास बनाते हुए हम देखेंगे पहले से गिलास बना हुआ है, अब इस गिलास का साइज टेढ़ा कर दिया जाए, लंबा कर दिया जाए, इसको चेंज कर दिया जाए, इसमें कोई बेल डाल दी जाए, कुछ ऐसी चीजें कर दी जाए, इसको हम कहते हैं पहले से एग्जिस्टिंग चीज के अंदर देखना। अब जब हमने कर लिया उसके साथ हमें कम्युनिकेट भी करना है कि मॉडल जो है वो पहले क्या चीज एक्सप्लेन कर रहा था, अब इसकी लैंग्वेज कैसे करिए। स्पेसिफिक रिक्वेस्ट बाय द एंड यूजर, यहाँ पे एंड यूजर क्या होते हैं, वो यूजर जिन्होंने रिक्वेस्ट की होती है, जिनको ये डाटा देना होता है। अब व्हाट्सएप है वो तैयार होके जब हमारे पास आया, हम एंड यूजर थे, हमने उसको यूज करना शुरू किया, हमने उसके ऊपर देखा ये चीजें बिल्ड हुई हैं, इसके अंदर रखते हुए हमने इसके ऊपर काम किया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्रोड्यूसर बेस। प्रोड्यूसर बेस यानी कि सॉल्वर, वो जो हमारे पास डिसीजन मेकर है, यानी कि वो जो हमारा इस डाटा को बनाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, उसको हम प्रोड्यूसर बेस कहते हैं। प्रोग्राम आर सॉफ्टवेयर पैकेजेस यूज्ड टू सॉल्व पार्टिकुलरली कम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स अराइजिंग द। अच्छा, इसमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम इसलिए है, जो हमने ये प्रीवियस पढ़ा ना इसमें मॉडल बेस में, उसमें हमने मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की थी, क्योंकि हमने एक हिसाब किताब लगाना होता है चीज का, तो इसलिए मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर हम जाता है कि शामिल हो जाता है। फ्रॉम द कंस्ट्रक्टेड मॉडल्स लीनियर नॉन लीनियर क्राइटेरिया आ जाती है। फूजी सिस्टम addressing a problem is either permanently assigned test standard model being used or after possible consultations आ जाती हैं। usually an opinion with user adoption a brand new model which is created by means of mechanism of model based management। हाँ जी, वो कहता है प्रोड्यूसर जो होता है जब भी वो नया काम करने लगता है उसको ये कहा जाता है कि तुम नया काम तो करने लगे, ब्रांड न्यू चीज लाने लगे, लेकिन उससे पहले पिछले सिस्टम का भी देखो वो ऑलरेडी क्या कंस्ट्रक्ट, उसमें लीनियर नॉन लीनियर या उसमें कुछ ऐसा सिस्टम जो कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है, पहले से मौजूद चीज है, उसका काम बीच में रहना चाहिए। जैसे वॉशिंग मशीन है, उसका मॉडल तैयार हुआ, लेकिन उसका मेन पर्पस यही है ना कि उसमें चीज बंद होना है, उसका सर्कल जो है वो लगा होना चाहिए। हम किसी भी तरह की ऑटोमेटिक ले लें वॉशिंग मशीन या सिंपल ले लें, इलेक्ट्रिक ले लें, तो क्या हमारे पास काम करती है कि वो हम चीज को काम को करती है कि उसके अंदर जो सर्कल है वो उस चीज को घुमाने में उसी तरह हेल्प आउट करता है, चीजों को कंसीडर करता है। डेटाबेस एंड मॉडल पैरामीटर्स, द डेटाबेस व्हिच कैन कंटेन डाटा व्हिच इज नेसेसरी टू रन एंड यूज अ मॉडल derived from historical and current data recorded in the database। हाँ जी, कि वो डाटा जो कि पहले से मौजूद है, हिस्टोरिकल या हिस्टोरिकल पहले से मौजूद चीज, और करंट डाटा जो कि अब चीज नहीं आ रही है, उन दोनों चीजों को हमने डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड करना है। मॉडल पैरामीटर्स बनाने हैं, उनके कोफिशिएंट्स यानी कि उनके मेन पॉइंट्स को चूज करना है। फिर एक्सटर्नल डाटा को हमने डाउनलोड करना है जो कि एंटर करता है मैनुअली फ्रॉम इकोनॉमिक एनवायरमेंट को देखते हुए, sometimes together with the converter into the format of data used in the model। कि हम लोगों का डाटा जितना भी है फॉर्मेट में क्या यूज हो रहा है, मॉडल क्या लग रहा है, नॉर्मलाइजेशन के स्टैंडर्ड्स कौन कौन से, किस तरह से हम लोग इन चीजों को देखते हुए वर्क कर रहे हैं। अब नॉर्मलाइजेशन के डाटा को एक ओरिजिनल फॉर्म में लाना, उसकी इजिएस्ट टू इजिएस्ट लीनियर फॉर्म क्रिएट करना, उसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ये थे हमारे पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। टाइप्स ऑफ डिसीजन, हम डिसीजन में देखेंगे कि टाइप्स कौन कौन सी आती हैं डिसीजन में, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। What is structured? Let's start structured. Decisions are repetitive and routine, strictly determined, and they involve a definite procedure for handling them so that they do not have be treated each time as if they were new। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उन्होंने पहले से ही डिसीजन लेके रखा होता है, डिजाइन किया हुआ होता है, वर्किंग लेकर रखी होती है कि ये काम जो है वो स्ट्रक्चरली होगा और इसको हैंडल किया जाएगा हर टाइम में, और इसको नया जैसे हम लोग एक नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं, नई चीज बना रहे हैं, उसके ऊपर रहते हुए हम इस सिस्टम को वर्क करेंगे, चीजों को देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा काम क्या है, हमें स्ट्रिक्टली उसी मैनर के अंदर रहते हुए सिस्टम के अंदर काम करना है, चीजों को चेंज नहीं करना।
जो भी काम करना है एक 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करते हुए करना है। लाइक अगर हम पेपर की प्लानिंग करते हैं कि हमने पेपर हेल्ड करना है बच्चों का, तो उसके लिए बाकायदा हमें डेट दी जाती है। फिर उस डेट के ऊपर हम एक डेट शीट बिल्ड करते हैं, फिर हम टीचर्स को देते हैं वो डेट वगैरह, उस पर पेपर्स बनाए जाते हैं, बच्चों का डिसीजन लिया जाता है कि यानी कि बच्चों को उस डेट पे दिया जाता है कि हाँ जी आपने इस टाइम पर मौजूद होना है, ये आपको रूम नंबर होगा, ये आपकी सीट नंबर होगी, इस सीट पे आप लोग बैठ के पेपर अटेम्प्ट करेंगे या इस रूम में आप लोग पेपर अटेम्प्ट करेंगे। इस तरह का पूरा एक स्ट्रक्चर आता है। अनसब्सट्रैक्टेड वो सिचुएशन होती है जो अचानक से आ जाए, जिसको हमने प्लान में नहीं हमारे शामिल थी, कुछ ऐसा आ गया। लाइक हमारे प्लान में शामिल नहीं था डे शिफ्ट में कि हमें कोई छुट्टी रहेगी, तो सडनली कुछ ऐसा हो जाती है जिसकी वजह से हमें छुट्टी आ जाती है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको अनसब्सट्रैक्टेड में हम उस चीज को पेपर को जो होगा वो अगर थर्ड पेपर था उसको लास्ट पे ले जाएंगे। एंड वाला जो पेपर होगा एंड वाले पेपर को सेकंड लास्ट में आ दिया जाएगा, फिर उसको लास्ट पे ले जाया जाएगा। अच्छा अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अनसब्सट्रैक्टेड डिसीजंस आर दोज इन विच द डिसीजन मेकर must provide judgment, valuation, and insight to solve the problem probabilistic underdetermined. Each of these decisions is novel, important, and non-routine. There is no well understood or agreed, no procedure for making them. कोई प्रोसीजर नहीं होगा जो इसको मेक करता होगा या इन चीजों को अंडरस्टैंड करता होगा, उनके ऊपर वर्क करता होगा, चीजों को लेके जाता होगा। इसके मुताबिक कोई भी ऐसा डिसीजन हमारे पास नहीं होगा जो इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए इनके ऊपर ले जाते हुए वर्क करेगा। अब सेमी सब्ट्रैक्टेड का क्या होगा, वेयर ओनली पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हैज ए क्लियर कट आंसर प्रोवाइडेड बाई एन एक्सेप्टेबल प्रोसीजर, जहाँ पे हमने प्रोसीजर को एक्सेप्ट करना है, उसके मुताबिक वर्क करना है, काम को लेके चलना है। यानी इसमें ना पहले ही उसने कह दिया मैनी डिसीजन हैव एलिमेंट्स ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ डिसीजन आर सेमी सब्ट्रैक्टेड, यानी कि दोनों टाइप्स की जो चीजें इन्वॉल्व होंगी ना, सब्ट्रैक्टेड और अनसब्ट्रैक्टेड, उसको हम सेमी सब्ट्रैक्टेड में रहते हैं। वेयर ओनली द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हैज अ clear cut provided by an acceptable procedure. In general, subtracted decisions are most prevalent at lower organization level, whereas unstructured problems are most common at higher level। कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं वो हायर लेवल पे जो होगी, हमें ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है जो कि हमारे जो प्रॉब्लम होगी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, कि उस चीज को देख नहीं पाता कि ये काम जो है हमारे जो मसला क्रिएट कर सकता है। कि ऐसी सिचुएशन स्ट्रक्चर में हम दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड, कि जो चीजें हमारे पास आ रही हैं, क्या हमारे पास स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, प्लान्ड भी चीज हो सकती है, और अनस्ट्रक्चर्ड ऐसी चीज जो कि अनप्लान्ड में भी आ सकती है, और उसको हमें देखते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन को लेवल को देखते हुए हमें उसके मुताबिक वर्क करना होगा। कि मोस्ट कॉमन एट हाई लेवल फन, कि आपकी हाई लेवल पे डाटा कैसे जा रहा है, चीजों को कैसे अंडरस्टैंड किया जा रहा है, चीजों को एक्सप्लेन कैसे करें, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ की डिसीजन मेकिंग ग्रुप्स इन अ फर्म। कौन कौन से होंगे डिसीजन, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी और एग्जांपल्स ऑफ डिसीजन आ जाती हैं। अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड में आते हैं सीनियर मैनेजमेंट, वो क्या करते हैं, डिसाइड एक्सचेंज और एग्जिट फ्रॉम मार्केट्स, अप्रूव कैपिटल बजट्स, डिसाइड लॉन्ग टर्म गोल्स। यानी कि वो क्या करते हैं, एंट्रेंस लेते हैं किसी भी एग्जिट करने के लिए मार्केट से, और फिर उसके बाद कैपिटल बजट जितना भी होता है वो उसको एग्जैक्ट करते हैं कि हमारा जो बजट है वो क्या जा रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से हम लोग उसके ऊपर लॉन्ग टर्म गोल्स हासिल कर रहे हैं, क्या हम लोग लेके चल रहे हैं। मिडिल मैनेजमेंट क्या होती है, वो मैनेजमेंट जो चीज को लेते हुए वर्क करती है, उसको हम सेमी स्ट्रक्चर में जाते हैं, यानी कि दोनों का काम आ जाता है, इसलिए इसको मिडिल का नाम दिया गया। डिजाइन मार्केटिंग प्लान, डेवलप डिपार्टमेंटल बजट, डिजाइन अ न्यू कॉर्पोरेट, डिजाइन कॉर्पोरेटर आ जाती है वेबसाइट के, आपने एक वेबसाइट को कॉर्पोरेट कैसे करना है, उसके अंदर लेते हुए कैसे चीजों को वर्क करना है, अंडरस्टैंड कैसे करना है, उसके ऊपर आपने एक प्लान कैसे बनाना है, उसका डेवलपमेंट लेवल क्या होगा, डिपार्टमेंटल लेवल में आप बजट किस तरह से देखेंगे, काम को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, काम को क्या बताएंगे, आपका काम कैसे जा रहा है। स्ट्रक्चर में क्या आता है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज एंड टीम्स, कि हमारी जो एम्प्लॉयज हैं या टीम्स हैं उनके ऊपर कैसे हम इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं, हम उनके ऊपर टीम कौन सी बना रहे हैं, अपने डिटरमाइन ओवर टाइम क्या करें, एलिजिबिलिटी क्या है, रॉक स्टार इन्वेंट्री क्या है, ऑफर क्रेडिट टू कंज्यूमर, डिटरमाइन स्पेशल ऑफर्स टू कंज्यूमर, कि हम ओवर टाइम एलिजिबिलिटी लगाते हैं अपनी, के टाइम ज्यादा से ज्यादा देते हैं, फिर उसके बाद इन्वेंट्री स्टॉक को देखते हैं, फिर ऑफर करते हैं क्रेडिट अपने कस्टमर्स को डिटरमाइन करते हैं, स्पेशल ऑफर्स किसको, कस्टमर्स को हम अपने स्पेशल ऑफर्स डिटरमाइन करते हैं कि हमारा कस्टमर किस तरह से लेके वर्क कर रहा है, किस तरह चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा है।
नेक्स्ट हम इनके स्टेजेस पे आ जाते हैं। स्टेजेस हमारे पास होते हैं, लेवल्स आ जाते हैं कि इनमें कौन कौन से लेवल्स आ सकते हैं। नंबर 1 पे आता है स्टेजेस इन डिसीजन मेकिंग में। नंबर 1 पे इंटेलिजेंस, नंबर 2 पे डिसीजन, नंबर 3 पे चॉइस, नंबर 4 पे इम्प्लीमेंटेशन। और ये उसी के ऊपर हमारे पास जो वर्किंग आती है, हम इसमें अब देखते हैं इंटेलिजेंस क्या होती है। इंटेलिजेंस होता है सोचने का लेवल, कि हम सोचते कैसे हैं। डिसीजन में हम डिजाइन में हम लोग डिजाइन को देखते हैं। चॉइस में हम लोग देखते हैं कंसिस्ट ऑफ चूजिंग अमंग सोल्यूशन अल्टरनेटली, हमारा सोल्यूशन कैसे काम चल रहा है। फिर इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग देखते हैं कि हम लोग इम्प्लीमेंट चीज को कैसे करें, किस तरह से उसके ऊपर वर्किंग को लेके चल रहे हैं। इंटेलिजेंस में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ डिस्कवरिंग, आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द problems occurring in the organization, why a problem exists, where and what effects it is having on the firm, कि क्या इसके इफेक्ट्स होंगे। इंटेलिजेंस में हमने उसको डिस्कवर करना है, फिर आइडेंटिफाई करना है, फिर उस प्रॉब्लम को अंडरलाइन करना है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में अकर हो सकते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना है कि क्या प्रॉब्लम अकर हुई है, किस ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रॉब्लम पे हमने फोकस किया, और प्रॉब्लम आई कहाँ से और क्यों आई है, वेयर एंड व्हाट इफेक्ट्स, क्या उसके ऊपर असरअंदाज हुआ है, क्यों वो इफेक्ट्स आए हैं, और उसको हमने हैविंग ऑन द फर्म, हमने उस फर्म के अंदर रहते हुए उनके इफेक्ट्स को देखना है, अंडरस्टैंडेबल चीज के अंदर लाना है कि इसके अंदर जो आए हैं, फिर हमने उसको अंडरस्टैंड करके उस चीज को समझना और उसको दूर करना है, इसीलिए इसको इंटेलिजेंस का नाम दिया गया। डिजाइन में हम लोग करते हैं इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लोरिंग वेरियस सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, हम आइडेंटिफाई करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं जितने भी डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशंस है किसी भी प्रॉब्लम की। चॉइस क्या करते हैं, अच्छा इसमें हमने ना डिजाइन में उसका एक लेवल तैयार करना होता है कि हमें एक जो प्लानिंग करके चीज आ रही है वो नजर क्या आ रही है, उसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, चीजें बन कैसे रही है, काम को कैसे लेके चल रही है। अब चॉइसेस में आ जाते हैं, कंसिस्ट चॉइस क्या होगी, किसकी कंसिस्ट ऑफ चूजिंग अमंग सॉल्यूशंस अल्टरनेटिव, हम इनकी चॉइसेस को चूज करेंगे कि हमारे सॉल्यूशंस के दरमियान क्या इनका अल्टरनेट सॉल्यूशन बनेगा, या क्या तरह से चीजों को लेके चल रहा है, किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है वो क्या चलेगा। अब आते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे। इम्प्लीमेंटेशन में आता है इन्वॉल्व मेकिंग द चूजन अल्टरनेटिव वर्क एंड कंटिन्यू टू मॉनिटर एंड हाउ वेल द सोल्यूशन इज वर्किंग। इम्प्लीमेंटेशन में हम ये देखेंगे हमने क्या चीज चूज की है, किस तरह से उस अल्टरनेट को रखते हुए हमने उसके ऊपर वर्क किया, किस तरह से उस चीजों को मॉनिटर किया, उनका सोल्यूशन क्या है और वो किस तरह से वर्क कर रही है, सब कुछ देखेंगे। इंटेलिजेंस, डिसीजन, चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन। इंटेलिजेंस में उसका लेवल चेक करेंगे, किस तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है उनको कैसे देखना है और या उसको सॉल्व कैसे करना है। डिजाइन में हम लोग उसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। चॉइस में देखेंगे अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसको अल्टरनेट हमने कोई चीज रखी हुई है। फिर इम्प्लीमेंटेशन में हम देखेंगे कि उसका लेवल जो है वो इम्प्लीमेंट होने के बाद हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन हम किस तरह से वर्क करवा रहे हैं। अब आते हैं इसकी डायग्राम के ऊपर। इसमें हमारे पास फिगर में ना ये कुछ क्वेश्चन हैं, इसी के ऊपर बनाएंगे। इंटेलिजेंस, डिजाइन, चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन। इंटेलिजेंस का ऊपर है प्रॉब्लम डिस्कवरी, यही मैंने आपसे कहा था कि हमें यही देखना है कि हमारा प्रॉब्लम है क्या, उसके एरर्स क्या क्या आ सकते हैं। डिजाइन में हमने सोल्यूशन देखना, सोल्यूशन डिस्कवरी, व्हाट आर द पॉसिबल सोल्यूशन, कि हमने जो चीज बनाई है या कोई हमने प्रोजेक्ट बनाया है उसके पॉसिबल सोल्यूशन क्या से क्या बन सकते हैं, किन सोल्यूशन के अंदर रहते हुए हम वर्क कर सकते हैं, या ये कह लिया जाए कि किन हमें रास्ते हमें कौन कौन से मिल सकते हैं या अल्टरनेट हमारे पास सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। अच्छा अब चॉइसेस क्या है, जब हम लोग एक काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एक ड्रेस भी खरीदने जाते हैं तो हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, हम शॉप पर घूमते हैं, अब हमारी मर्जी होती है हम इतनी सारी शॉप्स में से देख के किस शॉप में से चूज करते हैं। मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल होती हैं, उन शॉप्स में से जाके हम लोग चूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी बेस्ट चॉइसेस को लेते हैं। अब इसमें भी वो यही कह रहा है कि चूजिंग सोल्यूशन क्या करना है, व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन कौन सा होगा। सोल्यूशन टेस्टिंग, आपने सोल्यूशन टेस्टिंग क्या करनी है, आपका टेस्टिंग किस तरह से करेगा। इम्प्लीमेंटेशन में इज द सोल्यूशन वर्किंग, क्या आपका सोल्यूशन वर्क कर रहा है, कैन वी मेक इट वर्क बेटर, क्या हम उससे बेहतर सोल्यूशन बना सकते हैं, उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। हमने सोल्यूशन टेस्टिंग के अंदर दो चीजों को देखना है, क्या हमारा जो काम किया हुआ डिजाइन है या जो हमारी एप्लीकेशन वर्क की हुई है क्या उसके ऊपर वर्क हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 पे हम देखेंगे कि उसका जो डिजाइन है वो बेहतर वर्क कर रहा है, यानी कि उसके सब पार्ट अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, ये हम टेस्टिंग में देखते हैं, यानी कि हमारे पास आ जाती है। पहले हमने देखा प्रॉब्लम क्या है, सेकंड पे हमने देखा हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कैसे होगा, फिर हमने उसके देखे कि इसके अल्टरनेट कौन कौन से वेज हो सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में हमने देखा कि क्या हमारा सिस्टम सही वर्क कर रहा है और कैन वी मेक इट बेटर, क्या हम इसका काम और उसे और अच्छा कर सकते हैं। या देखें ना अगर एक जूस है तो उसके अंदर और टेस्ट बेटर करने के लिए या अपने कंपटीटर्स के साथ मुकाबला करने के लिए हम कोई ऐसी चीज अवेलेबल कर सकते हैं मार्केट में जिससे हमारे जो है कंपटीटर्स जो है हमसे आगे ना बढ़ सकें, या हम उनके साथ मुकाबला करते हुए अपनी चीज़ों को देख सकें। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमने देखनी होती हैं इम्प्लीमेंटेशन में, कि हम इसका जो है वो काम को आगे से आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते।
सपोर्ट सिस्टम, व्हाट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसके बारे में डेफिनेशन टर्बनी एंड आर के बारे में हमारे पास यहाँ पे आती है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कपल द इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल्स विद द कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। अच्छा, यहाँ पे टेक्चुअल और इंटेक्चुअल दो किस्म की होती हैं। टेक्चुअल वो वाली होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, इंटेक्चुअल में जिसको हम टच नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास हमारी क्वालिटी आ जाती है या हमारी गुडविल आ जाती है, ऐसी चीजें जिनके बारे में हम अपनी जो भी हमारी साख बनी हुई होती है उसकी चीजों को इंटरेस्ट लेके हम उन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, उनको देखते हैं, समझते हैं, उन चीजों के बारे में डिसीजन मेकिंग करते हैं। इट इज ए कंप्यूटर बेस्ड सपोर्ट सिस्टम फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकर्स हु डील विद सेमी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स। अच्छा, यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट फोकस है वो ये है कि सेमी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स के, सेमी स्ट्रक्चरल वो वाली प्रॉब्लम जिसके अंदर सेमी यानी कि हाफ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को अंदर देखते हुए किया जाता है। ये हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड सपोर्ट सिस्टम है जिसके अंदर के देखते हुए मैनेजमेंट के हम डिसीजन लेते हैं, जो कि डील किया जाता है सेमी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, यानी कि वो प्रॉब्लम्स में स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर वो जिसके अंदर प्लानिंग की जाती है और अनस्ट्रक्चर जिसके अंदर कोई प्लानिंग नहीं की जाती, वो डाटा इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। इट इज ए कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट कंबाइंस मॉडल्स and data in an attempt to solve semi-structured problems with executive के बाद हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा जी, विद एक्सटेंसिव यूजर इन्वॉल्वमेंट, हमारे पास जितने भी यूजर इन्वॉल्वमेंट की एक्सटेंसिव हो जाती है उसके अंदर ये देखते हुए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम को कंबाइन करते हैं मॉडल्स को और डाटा को, यानी कि दोनों मॉडल्स और डाटा दोनों चीजों को कंबाइन किया जाता है, फिर उनके ऊपर अटेम्प्ट करते हुए इस चीज को सॉल्व किया जाता है। जितने भी सेमी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि दो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर, जिनके ऊपर प्रिपेयर्ड और अनप्लैंड, प्रिपेयर्ड कह लें या अनप्रिपेयर्ड कह लें, प्लैंड या अनप्लैंड कह लें, ऐसे प्रॉब्लम्स को देखते हुए यूजर की इन्वॉल्वमेंट को देखा जाता है कि यूजर ऐसी सिचुएशन में कैसे डील करता है। कुछ डाटा उसके पास हमारे पास प्लान में आ गया और कुछ अनप्लान में आ गया, उसको देखते हुए वो कैसे इन चीजों को बिहेव करते हुए अपने डाटा को अंडरस्टैंड करता है, चीजों को आगे लेके जाता है, फिर उस चीज को एक्सप्लेन करता है कि हाँ हमने ये काम जो है ऐसे करना है, इसका डिसीजन देखना है, कैसे लेना है। अब आ जाते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पे। बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डिस्क्राइब इट एज information system based upon computer and communication infrastructure supporting the activities of people involved in the decision making process। हमारे पास बेसिक डेफिनेशन जितनी भी आती है हमारे पास सपोर्ट सिस्टम की, वो डिस्क्राइब करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो बेस्ड करती है कंप्यूटर पे और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के। वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक देखें हम मोबाइल है, मोबाइल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, हम जो आपके मोबाइल के साथ हमारा कम्युनिकेट वे बना रहा है वो हमारी सिम होती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, और वो सपोर्ट करता है उन एक्टिविटीज को जिसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, उस डिसीजन लेने के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। द सपोर्ट इज अंडरस्टूड as the help provided to the decision maker in the arriving at decision, not taking a decision instead of him or replacing him in the decision making process। अच्छा, वो सपोर्ट जो कि हमें अंडरस्टूड करवाती है, ये हमारी हेल्प प्रोवाइड करती है डिसीजन मेकर को कि हमें अराइव करें डिसीजन तक पहुंचने में, और नॉट टेकिंग अ डिसीजन इंस्टेड ऑफ हिम, कि हम इसकी बजाय कि ये डिसीजन लें या उसको रिप्लेस कर सके। मतलब हमारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, उसके अंदर ना फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम कौन सा डिसीजन ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं, उस चीज को बयान कैसे कर रहे हैं, उसका बता क्या रहे हैं, चीजों को हम लोग लेकर कैसे चल रहे हैं, इसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इस चीज को हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लेके चलते हैं और फिर उसके बाद बताते हैं कि हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ हिम, या फिर हम पूरी तरह से उसके अंदर कोई चेंजिंग भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं एक चीज का डिफरेंस इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। The main difference in relation to the management information system is in the fact that thanks to DSS classes आ जाती हैं decision support system, इसे कहते हैं DSS को, system to decision makers has its disposal tool for developing a decision apart from इंस्टीट्यूट नॉलेज स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है रिलेशन मैन का मैनेजमेंट में टू द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में, वो ये है कि आपका फैक्ट जितना भी है वो आपका किसका शुक्र अदा करना चाहिए उसे, यानी कि वो थैंक्स कहना चाहिए कि ये जो चीज़ है ये बहुत बेनिफिशियल मेरे लिए साबित हुई है। किसको? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को, कि इस सिस्टम ने मेरी हेल्प की है कि मैं किसी भी सिस्टम के अंदर डिसीजन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, कि उसके अंदर अपने आप को डिसीजन मेकर कौन करता है, थैंक्स डिसीजन मेकर्स करते हैं डीएसएस क्लासेस का। इनकी बदौलत उन्हें पता लगा है किस टाइम पे डिसीजन लेना है, किस टाइम पे ड्रॉप आउट करना है, कौन सी चीज को हमने एक्सप्लेन करना है और कितनी क्वांटिटी या क्वालिटी किसी चीज की लेनी है,
और ये डिस्पोजल करते हैं टूल्स को जो कि डेवलप करते हैं डिसीजन में अपार्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट नॉलेज एंड स्किल्स एंड इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के बारे में जितनी भी नॉलेज है, जिनकी स्किल्स है, या कोई भी उनके पास टूल है, स्किल्स है, कोई इन्फॉर्मेशन है, वो उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे लेकर चलते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब हम जब इसको देखते हैं, द टूल्स यूजुअली टेक द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामर। अब हम इस फोर्थ पॉइंट को पढ़ रहे हैं। प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर पैकेजेस कंसिस्टिंग ऑफ मैथमेटिकल, statistical and economic models are their combinations focusing on their issues related to corporate management. It means that apart from the deterministic conditions in which decisions were taken on the basis of verified data are their combination from the database आ जाती हैं। इनमें टूल्स कौन कौन से होते हैं? अभी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि वो टूल्स जो कि प्रोग्रामर्स की हेल्प करते हैं, इनके सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं जिनके बारे में, लाइक पैकेजेस, अगर हम मोबाइल के पैकेज की बात करें, हम एक सिम है, जेल है, टेलीनॉर है, कोई भी सिम है, उस पर पैकेज लेते हैं तो हमें उसमें क्या मिलता है? व्हाट्सएप मिनट्स मिल जाते हैं, या फिर हमें वैसे जीबी मिनट्स मिल जाते हैं, जिनमें हम लोग उसको काउंट करते हैं, हमें ऑल नेटवर्क के मिनट्स मिलते हैं, या सेम टू सेम इनमें एसएमएस पैकेजेस मिल जाते हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, इसमें मैथमेटिकल भी, स्टैटिस्टिकल और इकोनॉमिकल जितने भी मॉडल्स है ना, उन सबको देखा जाता है। वो कहते हैं इन सबका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जिसका फोकस क्या होता है? रिलेट करना कॉर्पोरेट मैनेजमेंट पे। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट कौन सी मैनेजमेंट है? वो मैनेजमेंट जो कि इन चीजों को बनाने में, डिसीजन लेने में हमारी हेल्प आउट करती है। इट मीन्स डेट अपार्ट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिव कंडीशन इन विच द डिसीजन वर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ वेरीफाइड डाटा, जिसकी बेस पे देखते हुए कंडीशन ली जाती है और वेरी किया जाता है डाटा को। डाटा इज करेक्ट, इज करेक्ट और नॉट करेक्ट आर देयर कॉम्बिनेशन फ्रॉम द डाटाबेस, कि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो डाटाबेस से करेक्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। द मैनेजर्स यू कैन यूज द सिस्टम टू मेक डिसीजन इन probabilistic situations with incomplete, random, sometimes partly, अच्छा, इनॉर्मस आर कन्फ्लिक्टिंग डाटा। अब मैनेजर्स के ऊपर एक पॉइंट आ जाता है कि मैनेजर जो होता है ना, वो इस डिसीजन को लेने में ना, हम उनकी सिचुएशन जो होती है ना, इनकम्प्लीट होती है, तो वो कोई भी उनके पास ऐसे रैंडम आ गई, पार्शली आ गया, कुछ पार्ट मौजूद है, कुछ नहीं मौजूद, तो वो इस तरह की सिचुएशन को लेने से पहले ना हर तरह के हर पॉइंट को कंसिडर करें जो हमने सारे पॉइंट्स ऊपर डिस्क्राइब किए हैं। फिर उसके बाद वो उस डेटा को देखते हुए उसके ऊपर डिसीजन सपोर्ट करें कि ये काम हमने करना है कि नहीं करना। अच्छा, बेसिकली जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, वो उसका काम ही ये होता है किस तरह से चीजों को मैनेज करना है इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखते हुए। अब हम जब इंफॉर्मेशन सिस्टम को देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो जब कोई भी सिस्टम होगा, कोई भी डिपार्टमेंट होगा, उसमें डिसीजन लाजमी होता है। डिसीजन के बगैर हम कोई काम नहीं चला सकते। कि एक टीम है, उसने किस तरह से काम करना है, उसको कैसे लेकर चलना है, सारी चीजों को हमने एक्सप्लेन लाजमी करना होता है। ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का हमारे पास काम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास इसके कंपोनेंट्स हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के न्यू कंपोनेंट्स। वो कौन कौन से हैं, अब इनको डिस्क्राइब करते हैं। सपोर्ट सिस्टम में न्यू कंपोनेंट्स कौन कौन से आते हैं? मॉडल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ मॉडल डेटाबेस, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास? प्रोड्यूसर बेस्ड, सॉल्वर, डेटाबेस एंड मॉडल पैरामीटर्स। ये बेसिकली 4 आते हैं। इसमें से मॉडल बेस में क्या होता है? मॉडल बेस में हमारे पास ये चीजें आती हैं कि हमें मॉडल को देखते हुए उसके ऊपर वर्किंग करनी है कि मॉडल कैसा बनाया गया है, उसको हमने कॉपी करना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखना है। तो उसके बाद हमारे पास आती है कंटेनिंग रूटीन, स्टैंडर्ड्स एंड स्पेशलाइज्ड मॉडल्स यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन एन इंटरप्राइज। हमारी डिसीजन मेकिंग में कौन कौन से हमें इंटरप्राइज मतलब वो रिसोर्सेज एंड प्लानिंग जो आ जाती है ईआरपी के अंदर देखते हुए हमने लेनी है कि हमारे पास स्पेशलाइज मॉडल्स मौजूद हैं, उनके स्टैंडर्ड्स को देखते हुए हम काम करेंगे। अगर हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो क्या कहता है? फ्रॉम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अपीयर मॉडल्स 2 बेस करते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिपेंडेंसी, सिमुलेशन, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल। अच्छा, सिमुलेशन में वो चीज आ जाती है कि हमारे पास वो मॉडल है जो कि हमारे डाटा को लेके जा रहा है, बिल्कुल क्लियरली वैसा मॉडल तैयार हो जाता है जिसको ओरिजिनली रियल कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। लाइक देखें, अगर कोई एरोप्लेन उड़ा रहा है, जो चलाना सीखते हैं पायलट हैं, तो क्या वो डायरेक्टली एरोप्लेन तो नहीं चलाना सीख लेते ना, उन्हें हवा में तो नहीं छोड़ दिया जाता। उसके लिए वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जो उसको देखते हुए उसके ऊपर वर्क करते हैं। फिर वो कहते हैं कि हाँ, अगर उनके ऊपर उनको चोट ना लगे या इस तरह ना हो, अगर ऐसा किसी को दे दिया जाएगा तो वो आके तो ले जाए। अगर वो उड़ाना चाहे बोले तो वो उड़ा ही नहीं सकेगा, अगर वो उड़ा भी ले
तो वो या तो अपना भी नुकसान करेगा और साथ में दूसरा भी करेगा। वो तो बहुत ज्यादा डेंजरस चीज हो जाती है। इसी तरह अगर किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती तो डायरेक्ट उसको ये तो नहीं कह दिया जाएगा ना कि तुम पूरे ट्रैफिक में लेके चले जाओ और इसको गाड़ी को जाके इसको रन करवाओ, इसके यहाँ पे ड्राइविंग करना शुरू कर दो इसके बारे में। अच्छा, जब हम ऑर्गेनाइज, अब ये तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की चीजें में, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है, सारी चीजें मैनेजमेंट में आ जाती है। फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मॉडल्स आर ऑफन डिवाइडेड इनटू इनबिल्ट, अच्छा बिल्ट में आ जाती है, imposed on user are and conducted by the user from the complete component subsystem procedure, there is rules limited only by non-manual of the tool supporting this process। इसके बारे में हमारा सपोर्टिंग प्रोसेस कितना चल रहा है, किस तरह से हम इसको लिमिट में रह के चला रहे हैं, हमारा प्रोसीजर क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, किस तरह से हम लोग इसको वर्क करवा रहे हैं, किस तरह से लेके चल रहे हैं, ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑर्गेनाइजेशन में हमें रूल्स रेगुलेशन टूल्स इन सब चीजों को देखना होता है, इनके बिल्ट इन फंक्शंस को देखते हुए काम चलाना होता है। मैनेजमेंट सिस्टम एंड मॉडल ऑफ मॉडल डेटाबेस, मैनेजमेंट सिस्टम में मॉडल डेटाबेस में क्या आता है, द सॉफ्टवेयर कंटेनिंग ऑल टूल्स विच आर नेसेसरी टू हैंडल एंड मैनिपुलेट रेडी मॉडल्स, मेंटेन द मॉडल्स बेस एंड their modified variant, create new models from elements and construct them according to new principles, integrate the models into one entity and combine new models with already existing ones, mechanism coordinate with the demand for processing in processed models with the database systems, parameters and external data to coordinate and integrate with the devices, further expanding the possibilities of using the model base. Communication with the model base is performed by means of an interactive language of the model base, specifying, acquiring and request of the end user. The models are maintained in appropriate directives। हाँ जी, यानी कि डेटाबेस का तो बेसिक मीनिंग ये था, रिकॉर्ड रखना। इसमें वो ये कह रहा है कि जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हुए काम करते हैं, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग वंस यानी कि पहले से जो चीजें मौजूद होती हैं उसको देखते हुए उसके ऊपर नया मॉडल हम बिल्ड करते हैं। ये नहीं करते कि पहले से बना लेंगे। अब हमने एक ग्लास बनाना है, एक ग्लास बनाते हुए हम देखेंगे कि पहले से ग्लास बना हुआ है, अब इस ग्लास का साइज टेढ़ा कर दिया जाए, लंबा कर दिया जाए, इसको चेंज कर दिया जाए, इसमें कोई बेल डाल दी जाए या कुछ ऐसी चीजें कर दी जाए, इसको हम कहते हैं पहले से एग्जिस्टिंग चीज के अंदर देखना। अब जब हमने कर लिया उसके साथ हमने कम्युनिकेट भी करना है कि मॉडल जो है वो पहले क्या चीज एक्सप्लेन कर रहा था, अब इसकी लैंग्वेज कैसे करिए। स्पेसिफिक रिक्वेस्ट बाय द एंड यूजर, यहाँ पे एंड यूजर क्या होते हैं, वो यूजर जिन्होंने रिक्वेस्ट की होती है, जिनको ये डाटा देना होता है। अब व्हाट्सएप है वो तैयार होके जब हमारे पास आया, हम एंड यूजर थे, हमने उसको यूज करना शुरू किया, हमने उसके ऊपर देखा ये चीजें बिल्ड हुई हैं, इसके अंदर रखते हुए हमने इसके ऊपर काम किया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्रोड्यूसर बेस। प्रोड्यूसर बेस यानी कि सॉल्वर, वो जो हमारे पास डिसीजन मेकर हैं, यानी कि वो जो हमारा इस डाटा को बनाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, उसको हम प्रोड्यूसर बेस कहते हैं। प्रोग्राम आर सॉफ्टवेयर पैकेजेस यूज्ड टू सॉल्व पार्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स अराइजिंग द, अच्छा इसमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम इसलिए है, जो हमने ये प्रीवियस पढ़ा ना इसमें मॉडल बेस में, उसमें हमने मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की थी, क्योंकि हमने एक हिसाब किताब लगाना होता है चीज का, तो इसलिए मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर हो जाता है कि शामिल हो जाता है। फ्रॉम द कंस्ट्रक्टेड मॉडल्स लीनियर नॉन लीनियर क्राइटेरिया आ जाती है। फूजी सिस्टम addressing a problem is either permanently assigned test standard model being used or after possible consultations आ जाती हैं। usually an opinion with user adoption a brand new model which is created by means of mechanism of model based management। हाँ जी, वो कहता है प्रोड्यूसर जो होता है जब भी वो नया काम करने लगता है उसको ये कहा जाता है कि तुम नया काम तो करने लगे, ब्रांड न्यू चीज लाने लगे, लेकिन उससे पहले पिछले सिस्टम का भी देखो वो ऑलरेडी क्या कंस्ट्रक्टेड, उसमें लीनियर नॉन लीनियर या उसमें कुछ ऐसा सिस्टम जो कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है, पहले से मौजूद चीज है, उसका काम बीच में रहना चाहिए। जैसे वॉशिंग मशीन है, उसका मॉडल तैयार हुआ, लेकिन उसका मेन पर्पस यही है ना कि उसमें चीज बंद होना है, उसका सर्कल जो है वो लगा होना चाहिए। हम किसी भी तरह की ऑटोमेटिक ले लें वॉशिंग मशीन या सिंपल ले लें इलेक्ट्रिक ले लें, तो क्या हमारे पास काम करती है कि वो हम चीज को काम को करती है कि उसके अंदर जो सर्कल है वो उस चीज को घुमाने में इसी तरह हेल्प आउट करता है, चीजों को कंसीडर करता है। डेटाबेस एंड मॉडल पैरामीटर्स, द डेटाबेस व्हिच कैन कंटेन डाटा व्हिच इज नेसेसरी टू रन एंड यूज अ मॉडल derived from historical and current data recorded in the database। हाँ जी, कि वो डाटा जो कि पहले से मौजूद है, हिस्टोरिकल या हिस्टोरिकल पहले से मौजूद चीज, और करंट डाटा जो कि अब चीज नहीं आ रही है, उन दोनों चीजों को हमने डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड करना है। मॉडल पैरामीटर्स बनाने हैं, उनके कोफिशिएंट्स यानी कि उनके मेन पॉइंट्स को चूज करना है। फिर एक्सटर्नल डाटा को हमने डाउनलोड करना है जो कि एंटर करता है मैनुअली फ्रॉम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को देखते हुए
sometimes together with the converter into the format of data used in the model कि हम लोगों का डाटा जितना भी है फॉर्मेट में क्या यूज हो रहा है, मॉडल क्या लग रहा है, नॉर्मलाइजेशन के स्टैंडर्ड्स कौन कौन से, किस तरह से हम लोग इन चीजों को देखते हुए वर्क कर रहे हैं। अब नॉर्मलाइजेशन के डाटा को एक ओरिजिनल फॉर्म में लाना, उसकी इजिएस्ट टू इजिएस्ट लीनियर फॉर्म क्रिएट करना, उसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ये थे हमारे पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स। आज के लेक्चर में भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलेबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।